हेलो स्टूडेंट। तो हम आज लेकर आए हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक्स हिस्ट्री की। आज हम पढ़ेंगे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण यानी बड़ा पाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। इस पत्थर को महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए गए पत्थर मिलते हैं जो खुदाई करते हैं, ठीक है, उनको पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है और एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जो मरते थे ना, उनकी मृत्यु होती थी तो उनको उनके बर्तन के साथ ही उनको जमीन के अंदर दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब हम देखते हैं क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। अब देखिए, बाएं और घोड़े के लिए सामान नीचे और कुल्हाड़ियां, नीचे एक कठार। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो। जनता या पूरे इस 2 शब्दों के लिए इस्तेमाल होता था। एक था जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता था। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जब वो खुदाई करते हैं ना, तो वो सामान जो कंकाल के साथ पाया जाता है ना, तो उनसे यही अनुमान लगाया उन्होंने कि ये मरी हुई चीज़ों के साथ ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है, कुछ कब्र में कम सामान मिलता है, कुछ कब्र में ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं और कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही, और कुछ कंकालों किसी का कब्र में सोना का मनका और शंख पाए गए हैं, तो किसी का कब्र में सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो इसका मतलब यही हुआ किसी का कब्र में सोना का मनका मिला है, शंख मिला है, तो किसी का कब्र में मिट्टी का ही बर्तन मिला है। तो ये अमीर गरीब को दर्शाता है कि कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। अब हम देखते हैं कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से ले जाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर चट्टान चिन्हों का काम करते थे। ऐसा पत्थर जो कब्रों के पास पाया गया, तो ये चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा आ सकते थे, अपनाने दोबारा आ सकते थे। अब यहाँ चलते हैं इनाम गांव, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र।
मानचित्र 2 में इनाम गांव को अब देखते हैं कि यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। सहायक नदी के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 यानी 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए और सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए भी थे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अब इस पर ध्यान देना है, इसे नोट कीजिएगा कि क्या बताते हैं हमें। जब कंकालों का अध्ययन किया जाता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उससे महिला का कंकाल मान लिया जाता है ना। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हाँ या यों की जांच है। हाँ, चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। वैद्य जैसे आजकल डॉक्टर नहीं है, उस समय में वैद्य हुआ करते थे, प्रसिद्ध वैद्य होते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। उन्होंने चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत या के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब हम चलते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे? तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला तो जानते हैं, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती थी। अब जो है अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।